नागरी लिपि परिषद। नई दिल्ली में स्थित यह परिषद नागरी लिपि के प्रचार तथा उसकी उपयोगिता को लोगों तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है। विनोबा भावे जी के सख्त प्रयासों से नागरी लिपि परिषद की स्थापना 17 अगस्त 1975 में की गई थी। नागरी लिपि परिषद का मुख्य उद्देश्य है भारतीय भाषाओं को एक सूत्र में बांधने हेतु नागरी लिपि का संपर्क लिपि के रूप में विकास करना, नागरी लिपि की सरलता, सहजता, सुपयोगिता की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट करना। परिषद इस बात पर भी मुखर होती है, जोर देती है कि बोलियों और प्रादेशिक भाषाओं की प्रस्तुति नागरी लिपि के माध्यम से ही हो। भारतीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं को नागरी के माध्यम से सिखाने हेतु परिषद ने अनेक पुस्तकें भी प्रकाशित की हैं और यही नहीं, इस परिषद द्वारा कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन भी आयोजित किए जाते हैं। नागरी लिपि परिषद आर्थिक संकट की स्थिति में भी नागरी संगम नामक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन निरंतर करता रहता है। 17 अगस्त 2023 को नागरी लिपि परिषद द्वारा नई दिल्ली में राजघाट के समीप गांधी स्मारक निधि परिसर में परिषद का स्थापना दिवस समारोह बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। और सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात, सबसे बड़ी सुखद आश्चर्य की बात यह थी कि 91 वर्षीय महात्मा गांधी की सुपौत्री श्रीमती तारा भट्टाचार्य जी ने अपनी गरिमामय उपस्थिति से इस समारोह को भव्यता एवं दिव्यता प्रदान की। इस वीडियो के माध्यम से आइए देखते हैं नागरी लिपि परिषद के 48वें स्थापना दिवस समारोह के मुख्य अंश। नाम से पहले गांधी स्मारक निधि ही इसका कार्य करती थी। बाद में जब ये लगा कि इसका हम उपयोग कर सकते हैं भारत सरकार का, तो भारत सरकार ने जब कहा कि इसको अनुदान दे देंगे, तब ये नागरी लिपि परिषद का गठन हुआ और पंजीकृत पहले होगी, जैसे बताया था आपने सुना कि अप्रैल 1975 में पंजीकृत होगी, लेकिन उसका उद्घाटन 17 अगस्त 1975 को। इतना अवधि हमने उसको अपनी स्थापना वर्ष उसको नहीं माने, जब इसकी रजिस्ट्रेशन हुआ, पंजीकरण हुआ, हम उसको मान रहे हैं कि जिस दिन डॉक्टर अपने बेटी जत्ती जो उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति भी थी, उन्होंने जिसका उद्घाटन किया, उस स्थापना दिवस को मनाते हैं। पिछले वर्ष हमने ये मनाया था गांधी स्मृति और दर्शन समिति में, वहाँ भी भव्य आयोजन हुआ था, देश भर के लोग आए। इस बार इतना भव्य तो क्योंकि पिछली बार आज़ादी का अमृत महोत्सव भी था, उस महोत्सव के अवसर पर हमने उसको मनाया था। और अब जैसा कि वर्तमान सरकार कहती है कि वह अमृतकाल है, तो अमृतकाल चल रहा है आज़ादी का, तो उसमें हम हमारा ये पहला एक समारोह है हमारी स्थापना वर्ष का, स्थापना जो हमारी हुई उसकी इस रूप में भले ही संख्या कम है, लेकिन जितने यहाँ सदस्य बैठे हैं सभी अपने आप में एक संस्था है। मैं आपको अगर परिचय कराऊंगा तो बहुत बड़ी बड़ी संस्थाओं के पदाधिकारियां बैठे, अध्यक्ष बैठे, महामंत्री बैठे और सचिव बैठे, मतलब बड़े स्तर पर काम करने वाले, भारत सरकार के बड़े उच्च पद पर रहने वाले लोग यहाँ पर, बहुत बड़े कवि यहाँ पर बैठे हुए हैं, साहित्यकार बैठे हुए हैं, रचनाकार बैठे हुए हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि इस संक्षिप्त इस बैठक में आज हम अपने स्थापना दिवस का यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और हमें आज आशीर्वाद मिल रहा है आदरणीय तारा गांधी भट्टाचार्य का, आदरणीय रामचंद्र राही जी का, हमारे साथी संजय सिंह जी का जो मंत्री हैं गांधी स्मारक निधि से। और बड़ा अच्छा लगता है कि जब भी नागरी लिपि परिषद को आवश्यकता होती है तो हमारा प्रयास रहता है कि इस परिसर में करें, क्योंकि यहाँ इसकी स्थापना हुई, गांधी स्मारक निधि ने इसकी भले ही स्थापना, छोटी संस्था है लेकिन इसका कार्य क्षेत्र बड़ा व्यापक है और हमारे अनेक देशों में कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं। अमेरिका में हमारी शाखा है, कनाडा में हमारी शाखा है, ब्रिटेन में हमारी शाखा है, मॉरिशस में हमारी शाखा है, दुबई में हमारी शाखा है, नॉर्वे में हमारी शाखा है।
तो हमारे वहाँ मित्र जो प्रवासी भारतीय हैं वो नागरी लिपि की जो भावना है उसको वहाँ पर पुष्पित वंदित और उसको विकसित कर रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि सभी वर्गों का, पूरे देश भर के जितने भी किसी भी वर्ग के चाहे लोग हों, उनका हमें पूरा संरक्षण मिलता रहा है, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, समाज सेवा के क्षेत्र के हों, या शिक्षा के क्षेत्र के हों, या व्यापार या कि उद्यम के क्षेत्र में, सभी का हमें ध्यान आता है। हमने जो इतिहास में पढ़ा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने 18 वर्ष के पुत्र देवदास गांधी को कह दिया था कि आप चेन्नई में मद्रास में ला करके हिंदी का प्रचार करें। कोई कल्पना कर सकता है हमें से कि अपने बेटे को भेज दे वहां पर जहां जिसकी बोली में, जिसकी भाषा में, खान पान में, संस्कृति में, उसमें जाकर के उन्होंने स्वामी सत्यदेव परिवारजन थे उनके साथ वहां पर चेन्नई में गए और हिंदी का प्रचार किया। और हमारा सौभाग्य है कि देवदास गांधी की सुपुत्री हमारे साथ तारा गांधी। आज बड़ी प्रसन्नता है कि श्रीमती तारा जी हमारे बीच में यहाँ पर आई और हमारे उत्साह में वृद्धि की, उन्होंने उत्साह को बढ़ाया। मैं परिषद की ओर से सर्वप्रथम तारा जी के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि उनके आशीर्वाद नागरी लिपि परिषद के साथ निरंतर जुड़े रहेंगे और जैसी भी नागरी लिपि के आरंभ से ही कार्य करता है, अभी संरक्षक है, ये हमारे लिए बड़ी गौरव की, सौभाग्य की बात है क्योंकि हमारे हमसे जुड़ी हुई है। साथियों, मैं डॉक्टर साहब ने बताया, महामंत्री जी ने, कि मैं पुराना सदस्य हूँ। मैं 1984 से मैं नागरी लिपि परिषद का आजीवन सदस्य हूँ। आरंभ में तो केवल 10 रुपये आजीवन सदस्य का शुल्क था, फिर 50 किया, 100 किया, तो 100 जब मैंने बता दिया मेरे महाविद्यालय के हमारे अध्यापकों को कि शुल्क बढ़ रहा है, 100 हो गया, अभी जल्दी हो बन जाओ, सबने फटाफट 100 रुपये देकर आजीवन सदस्य बन गए। उस समय डॉक्टर मलिक मोहम्मद जी अध्यक्ष थे, सीए मेनन जी महामंत्री थे, वे हमारे परिषद के कार्यालय के ऊपर ही रहते थे, 2 कमरे उनके पास थे। कोई आता था तो उनके दूसरे कमरे में रहता था और नीचे भी अतिथि कक्ष में हम लोगों को रहने के लिए जगह उपलब्ध होती थी। जब भी मैं लगभग मैंने 10वें वार्षिक अधिवेशन से सभी वार्षिक अधिवेशन किए नागरी लिपि परिषद, बीच में केवल एक मुंबई का अधिवेशन मुझसे रह गया था और एक दूसरा 2 अधिवेशन छूट गए, नहीं तो फिर 10वें अधिवेशन से आज तक के सारे हमने अखिल भारतीय नागरिक लिपि सम्मेलन में उपस्थित रहा है। 1947 को देश आजाद हुआ, एक पीड़ा के साथ, वो पीड़ा की बंटवारे की और उसका प्रभाव लंबे अरसे तक रहा। गांधी तो मुश्किल से 6 महीने कुछ दिन रहे, उस पीड़ा के जहर को पीकर चले गए। इन्होंने इस पूरे परिदृश्य को गहराई तक समझा और उन बिंदुओं की तलाश की जहाँ जहाँ विभाजन की वक्र रेखाएं काम कर रही। इसमें एक भाषा की भी विभाजक रेखा, सामाजिक आर्थिक जीवन में विषमता की विभाजक रेखाएं थी। इसलिए उन्होंने अपना जो मुख्य काम लिया वो भूटान का समाज को जोड़ना, समाज का आत्मविश्वास, आत्मगौरव जगाना। उसी दौर में ये प्रकरण भाषा का विवाद खड़ा हुआ था
मुझे याद है कि अंग्रेजी हटाओ हिंदी भगाओ का संघर्ष इतना कठिन हो गया था कि विनोबा को उपवास की घोषणा करनी थी। और विनोबा कोनार में थे उस समय। उनके उपवास ने भारतीयों के हृदय में मंथन शुरू कर दिया, वो चाहे दक्षिण के हों चाहे उत्तर के हों। और अंत में एक त्रिभाषा फार्मूला निकला, जिसके बाद भाषा के नाम पर जो उपद्रव शुरू हुआ था, ये सारा जो मंथन विनोबा के चित्त में था, उस मंथन में से ये बात निकली कि कितनी भारतीय भाषाएं हैं, अगर सबके लिए एक लिपि हो जाए तो भाषा के आधार पर लड़ने का आधार ही खत्म हो जाए और लोग एकजुट होंगे। बहुत आसानी से इस लिपि के माध्यम से देश की दूसरी भाषाएं पढ़ समझ सकें। जब पैदा हुई मेरी माँ तामिल थी, पिताजी गुजराती, और मेरा विवाह बंगाल में हुआ और मैं रही उत्तर भारत में। तो स्कूल में जाती थी तो लोग कहते थे तुम्हारी मातृभाषा क्या है। मैं पूछते मैंने घर आके अपनी माँ से पूछा, माँ बताओ मेरी मातृभाषा क्यों हिंदी कहते हैं। कहती है तुम्हारी मातृभाषा हिंदी है क्योंकि तुमने अपनी माँ से सीखी, तामिल तो है ही और हिंदी सीखी। और इधर मैं अपनी माँ को श्रद्धांजलि दूंगी कि जिनकी भाषा मातृभाषा तामिल थी, उन्होंने बिल्कुल हिंदी का एक शब्द उनको नहीं आता। जब शादी हो गई दिल्ली में आई, उसके पहले ही मेरे पिताजी को जेल ले गए। दिल्ली पहुँचते थे तो उन्होंने कहा मुझे समझ नहीं आ रहा, हिंदी नहीं आ रही है। तब उनके मन में एक विचार आया कि हमारे लिए कहीं उन्होंने सुना था जहाँ भी जाए हमें होटल नहीं चाहिए, हमें खादी भंडार मिलता। तो मेरी माँ ने एकदम से कहा कि खादी भंडार चलो, और चांदी चौक के खादी भंडार में उन्होंने उनका आतिथ्य हो। लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। तभी धीरे धीरे उन्होंने हिंदी ऐसी सीखी, इतना पांडित्य लिया उसमें कि राजा जी की 2-3 पुस्तकें उन्होंने हिंदी इंग्लिश से तमिल और अंग्रेजी से हिंदी में उसका अनुवाद। और मेरी माँ और पिताजी के बीच की भाषा तमिल होनी थी या गुजराती होनी थी, तो लेकिन वो हिंदी रही। तो बच्चों ने हिंदी सीखी। उसकी मातृभाषा हिंदी नागरी लिपि सब, जैसे मैं कहती हूँ, उसका जो अद्वैत है वो हमें सब भाषाओं को सम्मानित करने का परिचय देता है, एक चुनौती देता है। आपने ठीक कहा कि मुझे नई भाषा सीखने का बहुत शौक है, अभी भी शौक है। चाइनीज सीखूँ या जापानी सीखूँ या अरबी सीखूँ, और जो भी नागरिक भाषा के लिए जो सब किया जा रहा है यहाँ, हम तो बैठ के उसके में कितनी चीज़ें मैं सोचती थी मुझे हिंदी आती है, लेकिन ये आपके नागरिक परिषद ने मुझे एकदम बहुत असमंजस में डाल दिया कि मुझे बिल्कुल हिंदी नहीं आती। ये आप लोगों की देर है, बिल्कुल भी हिंदी नहीं आती। इतना आप लोगों ने उसका सुंदर और ऐसे जो सहज थे वो सब निकाले।
बता दिया कि व्यक्ति जीवन भर सीखने की चाह में रह सकता है, और वो है। राय जी ने बहुत संक्षेप में इतिहास भी बता दिया, राजनीति भी बता दी, समाज भी बता दिया, राज्य भी बता दिया और संस्कृति भी बता दी, और गांधी जी के परिप्रेक्ष्य में इन सब चीज़ों का क्या मूल्य है, क्या महत्व है, और वो महत्व स्थायी है, कल था, आज है और कल भी। मैं समझता हूँ कि जिसको कहना चाहिए गागर में सागर भरने वाली कला माननीय राय जी ने, मैं आप सब लोगों का भी आभारी हूँ। और जो कार्यक्रम अभी कोई और बचा हो तो वो दूसरी पारी में हम कर सकते हैं। मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहकर भी यह परिषद निस्वार्थ भाव से अपने मूल उद्देश्यों की तरफ लगातार निरंतर बिना रुके, बिना थके, बिना नाकुर नुकुर किए अग्रसर है। सरकार की अल्प दृष्टि भी इस पर पड़ जाए तो इस परिषद की कार्यक्षमता में कई गुना वृद्धि हो सकती है।